नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची थी और सीधे तौर पर भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत भी की थी। लेकिन दोस्तों, एर्दोगन सरकार ये समझने में पूरी तरह से नाकाम रही कि इस दुस्साहस की कीमत क्या होगी और इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज दोस्तों हालात ये हो गए हैं कि तुर्की सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के सबसे ताकतवर देश इजराइल के सीधे रडार पर आ चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन अब रातों रात अपनी सेना के नियम बदल रहे हैं, आपातकालीन शक्तियां बढ़ा रहे हैं और मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम को अंधाधुंध रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि अब तुर्की सिर्फ इजराइल के ही रडार पर नहीं है बल्कि वो सीधे भारत के भी निशाने पे आ चुका है। और तुर्की का तबीयत से इलाज करने के लिए भारत तीन देशों में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करने वाला है। तो आखिर दोस्तों, तुर्की को लेकर के क्या है भारत और इजराइल का वो मिशन? कौन सा मास्टर प्लान भारत और इजराइल की ओर से सीधे तुर्की के खिलाफ एक्टिवेट कर दिया गया है? और क्या सीरिया के मैदानों के अंदर तुर्की और इजराइल की सेनाएं आपस में टक्कर लेने वाली हैं? तो दोस्तों, इस पूरे खेल की शुरुआत उस वक्त होती है जब तुर्की ने खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा साबित करने की होड़ में पाकिस्तान के साथ में एक मिलकर के खतरनाक गठजोड़ बना दिया। दोस्तों, उन्होंने पर्दे के पीछे से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक बेहद तगड़ा सा खुफिया अभियान भी चलाया, जिसका मकसद भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना था और वैश्विक मंचों के ऊपर पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को हवा देनी थी। एर्दोगन को लगा कि वो इतनी दूर बैठ करके भारत के खिलाफ जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन्हें लगा था कि भारत हमेशा की तरह ही सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप बैठ जाएगा। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर के एक ऐसा नेक्सस डेवलप कर लिया जो भारतीय हितों को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इस अभियान के तहत भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जिसमें विदेशी मीडिया और कुछ चुनिंदा संस्थानों को फंड देकर के भारत की छवि खराब करने का एजेंडा भी शामिल था। एर्दोगन अपनी इस चाल पर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दोस्तों वो शायद ये भूल गए कि सामने वाला देश जब अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया से लोहा मना सकता है तो उसकी क्या औकात है। दोस्तों, इस बार उनका पासा पूरी तरह पलट गया। भारत ने कोई कूटनीतिक बयानबाजी नहीं की, सीधे सीधे एक ऐसा एक्शन प्लान रेडी कर लिया जिसने तुर्की की रातों की नींद उड़ा दी है। इस मास्टर प्लान की गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि सीधे यूरोप के गलियारों तक सुनाई दे रही है। भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए यूरोप और यूरेशिया का नक्शा उठाया और उन देशों को चुन चुन करके अपना दोस्त बना लिया जो तुर्की की आंखों की किरकिरी हैं। दोस्तों, भारत के रणनीतिकारों ने समझ लिया था कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए उसके पड़ोस में ही एक ऐसा मजबूत घेरा बनाना होगा जिससे वो बाहर ही ना निकल सके। साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों ने एक एक करके तुर्की के उन सभी विरोधियों से संपर्क साधना शुरू किया जो तुर्की की विस्तारवादी नीतियों से परेशान थे। दोस्तों, इसका असर यह हुआ कि तुर्की, जो कल तक खुद को एक अजेय ताकत समझ रहा था, आज अपनी ही सीमाओं के आसपास खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो आखिर दोस्तों, भारत ने तुर्की के ही आंगन में आकर के उसे कूटनीतिक मात कैसे दे दी है? दोस्तों, बात यह है कि तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ में भारत ने अपने डिफेंस कॉपरेशन को इतना तेजी से बढ़ाया है कि तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट चुके हैं। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और स्वाति रडार सिस्टम सौंप दिए हैं। ये वही सिस्टम्स हैं जो अजरबैजान और तुर्की के ड्रोन हमलों को हवा में ही नाकाम करने की पूरी ताकत रखते हैं। अब आर्मेनिया की सेना ने भारतीय हथियारों को अपनी सीमा के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, तो तुर्की के जनरल समझ गए हैं कि अब उनका बायर कटा ड्रोन वाला गुरूर जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। कैक्सस रीजन के अंदर आर्मेनिया हमेशा से तुर्की और अजरबैजान के आक्रामक रवैये का शिकार होता रहा है। पिछले संघर्ष के दौरान दोस्तों, तुर्की के ड्रोन्स ने ही अजरबैजान को बढ़त दिलाई थी, लेकिन भारतीय स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स की खासियत ये है कि ये दुश्मन के तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर की सटीक लोकेशन कुछ ही सेकंड्स में ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद में पिनाका सिस्टम सिर्फ
44 सेकंड्स के अंदर 72 रॉकेट दाग करके दुश्मन के पूरे बेस को राख में तब्दील कर देता है। दोस्तों, इस मारक क्षमता ने तुर्की के सैन्य सलाहकारों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैनाती की सुगबुगाहट ने तुर्की के पूरे डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि जब तक दुश्मन के रडार्स इसे पकड़ते हैं तब तक तो ये अपना काम कर चुकी होती है। ग्रीस और साइप्रस के साथ में मिलकर के भारत ने भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक ताकत और रणनीतिक साझेदारी को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि तुर्की अब चारों तरफ से घिर चुका है। दोस्तों, ब्रह्मोस की मारक क्षमता और अचूक निशानों ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को अपना मुरीद बना लिया है। ग्रीस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर वहां ब्रह्मोस का कोई भी सिस्टम डिप्लॉय होता है तो तुर्की का पूरा पश्चिमी तट और उसके अहम नौसैनिक ठिकाने सीधे इसके निशाने पे आ जाएंगे। ये बात एर्दोगन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक तरफ आर्मेनिया की तरफ से पिनाका का खौफ, दूसरी तरफ ग्रीस की तरफ से ब्रह्मोस का डर। दोस्तों, इस दोहरे दबाव को तुर्की के नीति निर्माताओं को पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर धकेल दिया है। भारत भूमध्य सागर में सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रीस के साथ में मिलकर के ऐसा डिफेंस कॉरिडोर डेवलप कर रहा है जो तुर्की की हर नौसैनिक हरकत के ऊपर पैनी नजर रखेगा। दोस्तों, साइप्रस के इस मुद्दे पर भारत ने खुल करके अपना स्टैंड साफ कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर तुर्की के अवैध कब्जों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। इससे तुर्की पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी दूर आकर के उसे उसी के घर के अंदर चुनौती दे देगा। तुर्की की ब्लू होमलैंड नीति, जिसके तहत वो पूरे भूमध्य सागर के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता था, उसे भारत ने ग्रीस के साथ में युद्धाभ्यास करके खुली चुनौती दे दी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज जब ग्रीस के बंदरगाहों पर डॉक करते हैं तो अंकारा में हलचल स्टार्ट हो जाती है। साइप्रस को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के इस कड़े रुख ने साइप्रस और ग्रीस को एक ऐसा आत्मविश्वास दे दिया है जो तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत का ये कूटनीतिक प्रहार तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। असली खौफ तब पैदा हुआ है जब इजराइल ने तुर्की को अपने रडार पर ले लिया है। दोस्तों, पश्चिम एशिया इस वक्त एक भयंकर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। ईरान, लेबनान और सीरिया में लगातार संघर्ष जारी है और इसी बीच एक और बड़े युद्ध की चेतावनी सामने आ चुकी है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स और खुफिया एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि अगला बड़ा टकराव तुर्की और इजराइल के बीच में हो सकता है। इजराइल, जो अपनी सुरक्षा को लेकर के दुनिया में सबसे ज्यादा सतर्क माना जाता है, वो तुर्की की हर एक गतिविधि को सैटेलाइट और अपने खुफिया नेटवर्क्स के जरिए मॉनिटर कर रहा है। दोस्तों, मोसाद की पैनी नजर तुर्की के उन सभी ठिकानों के ऊपर है जहां से इजराइल के खिलाफ कोई भी संदिग्ध साजिश रची जा रही है। पश्चिमी एशिया का राजनीतिक समीकरण इतनी तेजी से बदल रहा है कि कल के दोस्त आज एक दूसरे की जान के प्यासे बन चुके हैं। ऐसे में तुर्की का आक्रामक रवैया उसे एक ऐसे दलदल के अंदर धकेल रहा है जहां से उसका बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट की एक बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, तुर्की के निर्वासित पत्रकार और खोजी वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर के संस्थापक अब्दुल्ला बोजकुर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जो एर्दोगन की खौफनाक तैयारियों की पोल खोलता है। रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगन सरकार तेजी से कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो साफ तौर पर एक बड़े युद्ध की तैयारी का इशारा करते हैं, और इस युद्ध के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। बोजकुर्ट कोई आम पत्रकार नहीं, उनकी पहुंच तुर्की के उन सरकारी दस्तावेजों तक रही है जो बेहद गोपनीय माने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय के भीतर पिछले कुछ महीनों में जो हलचल हुई है वो किसी रूटीन सैन्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, सेना की छुट्टियों को रद्द किया जाना, हथियारों के जखीरे को सीमावर्ती इलाकों में शिफ्ट करना और सैन्य कमांडर्स की लगातार सीक्रेट मीटिंग्स, ये सब किसी बड़े ऑपरेशंस की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि तुर्की ने आधुनिक तौर के ऊपर कभी इजराइल को अपना दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। दोनों देशों के बीच में अरबों डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो खेल चल रहा है वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है।
पिछले कुछ वक्त से तुर्की ने इजराइल के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते लगभग खत्म कर लिए हैं और पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कूटनीति में जब व्यापारिक रिश्ते टूटते हैं तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तुर्की के बंदरगाहों से इजराइल जाने वाले मालवाहक जहाजों को रोक दिया गया है। यही दोस्तों जनता के बीच में इजराइल के खिलाफ एक नफरत का माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि सरकार के किसी भी कड़े फैसले को जनता का समर्थन मिल सके। एर्दोगन की पार्टी के नेता लगातार रैलियों में इजराइल को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद तुर्की को एक सैन्य टकराव के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना है। तुर्की के भीतर मिलिट्री मोबिलाइजेशन के नियमों में अचानक से किए गए बदलाव, राष्ट्रपति की शक्तियों को असीमित तरीके से बढ़ाना और मिसाइल और ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिन रात की जा रही मेहनत इस बात का पक्का सबूत है कि तुर्की इजराइल को अपना सबसे बड़ा खतरा मान चुका है। दोस्तों तुर्की के अधिकारियों की जुबान से लगातार निकल रहे इजराइल विरोधी बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रक्षा बजट में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है। गुप्त रूप से नई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। एर्दोगन जानते हैं कि इजराइल की वायुसेना दुनिया की सबसे घातक वायुसेनाओं में से एक है। उनका मुकाबला करने के लिए तुर्की अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है। रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम्स के अलावा तुर्की अपने स्वदेशी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करने का दबाव अपने वैज्ञानिकों के ऊपर डाल रहा है। दोस्तों ये हड़बड़ाहट साफ बता रही है कि तुर्की को किसी बहुत बड़े पलटवार का डर सता रहा है। इस पूरी तैयारी का सबसे खौफनाक हिस्सा मई के महीने में लागू किया गया एक बड़ा नियम है। इस नियम ने तुर्की के संविधान और रक्षा तंत्र को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। अब दोस्तों युद्ध की स्थिति में तुर्की की सरकार किसी भी निजी कंपनी, किसी भी नागरिक के संसाधन, ट्रांसपोर्ट के साधनों और विशेष कौशल बनाने वाले लोगों को सीधे अपने कंट्रोल में ले सकती है। ये दोस्तों बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे किसी विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों में लागू की जाती थी। तर सोचिए तुर्की का एक आम नागरिक जो आज अपना व्यापार कर रहा है वो रातों रात सरकार के आदेश पर अपना कारखाना, अपने ट्रक और अपने संसाधन सेना को सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है जो पहले ही खस्ताहाल है। दोस्तों विदेशी निवेशकों ने इस नए नियम के मुताबिक तुर्की से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एर्दोगन को अब अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि अपने उस खतरनाक मंसूबे की फिक्र है जिसके लिए उन्होंने देश को दांव पे लगा दिया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस नियम के तहत तुर्की को युद्ध की औपचारिक घोषणा किए बिना ही देश को तुरंत इमरजेंसी मोड में डालने की ताकत मिल गई है। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि एर्दोगन रातों रात एक ऐसा फैसला तो ले सकते हैं जिसके लिए किसी संसद या विपक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहें देश की पूरी अर्थव्यवस्था को मिलिट्री के हवाले कर सकते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को वॉर इकोनॉमी में बदल सकते हैं। दोस्तों लोकतंत्र के अंदर ऐसी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में आना तानाशाही का सबसे बड़ा रूप है। तुर्की की संसद अब सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर के रह गई है। विपक्ष के नेताओं को या तो डरा दिया गया है या उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। एर्दोगन ने पूरे देश को एक छावनी के अंदर तब्दील कर दिया है और इसका ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। उनका मानना है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो त्वरित निर्णय लेने के लिए ये असीमित शक्तियां उनके पास में होनी चाहिए। लेकिन क्या ये शक्तियां देश को बचाएंगी या उसे एक अंधे कुएं के अंदर धकेल देंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों बोजाकुर्ट के सटीक आकलन के मुताबिक अगर तुर्की और इजराइल के बीच में कोई सीधा टकराव होता है तो मैदान सीरिया होगा। दोस्तों सीरिया का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा पहले ही एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना हुआ है। वहां कई देशों की सेनाएं अपने अपने हितों के लिए लड़ रही हैं। तुर्की ने उत्तरी सीरिया के एक बड़े हिस्से के ऊपर अपनी सेना डिप्लॉय कर रखी है। उसका दावा है कि वो अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन असलियत तो ये है कि वो अपना स्थायी दबदबा बनाना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल है जो सीरिया के अंदर पनप रहे उन सभी गुटों का खात्मा कर रहा है जो उसके सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। दोस्तों सीरिया की धरती एक ऐसा चेस बोर्ड बन चुकी है जहां हर देश अपनी मोहरे चल रहा है, लेकिन तुर्की और इजराइल की मोहरे अभी आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों सीरिया के आसमान और जमीन पर तुर्की और इजराइल की सेनाएं एक दूसरे के बेहद करीब ऑपरेट कर रही है। दोनों के हित पूरी तरह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं।
इजराइल वहां विदेशी ताकतों के ठिकानों पर लगातार कड़े प्रहार कर रहा है, जबकि तुर्की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के नाम पर वहां अपनी सेना का जमावड़ा कर रहा है। दोस्तों, तुर्की लगातार सीरिया के अंदर अपने सैन्य बेस मजबूत कर रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स जब सीरियाई एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते हैं तो उनका सामना तुर्की के रडार सिस्टम से होता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं जहां दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे को लॉक और ऑन करने की स्थिति में आ गई थी। दोस्तों, सीरिया के आसमान में उड़ते हुए दोनों देशों के विमान हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। एक तरफ इजराइल का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, तो दूसरी तरफ तुर्की की F-16 और स्वदेशी ड्रोन्स की पूरी फ्लीट है। इस तनावपूर्ण माहौल के अंदर क्या कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? तो दोस्तों, ऐसे में एक छोटी सी गलती, एक मिस फायर या एक गलत आदेश सीरिया को एक फुल स्केल वॉर जोन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। आसमान में जब दो देशों के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स एक ही इलाके के अंदर उड़ते हैं तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन ड्रोन्स के कैमरा ब्लाइंड स्पोर्ट्स और रडार सिस्टम्स अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में दो विरोधी सेनाओं का इस तरह से एक ही इलाके के अंदर काम करना एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस युग में कोई भी रडार जैमिंग या सिग्नल की खराबी किसी भी मशीन को गुमराह कर सकती है। दोस्तों, अगर तुर्की का कोई ड्रोन तकनीकी खराबी या गलत अनुमान की वजह से इजराइल की सीमा के करीब चला गया या इजराइल की कोई भी मिसाइल रास्ता भटक करके तुर्की की सैन्य बेस के ऊपर गिर गई तो इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि उसे रोक पाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए संभव नहीं होगा। दोस्तों, युद्ध की चिंगारी भड़कने के लिए सिर्फ एक माचिस की तिल्ली की जरूरत होती है और सीरिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। बोजाकुट ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास में एर्दोगन के किसी फाइनल ऑर्डर की कॉपी नहीं है, लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर उन्होंने जिन पैटर्न्स को डिकोड किया है वो अंकारा की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े और खतरनाक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, एर्दोगन के विरोधी माने जाने वाले बोजाकुट की ये बातें हवा में नहीं हैं, क्योंकि इजरायली एक्सपर्ट्स भी अभी इस खतरे को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ दिन रात तुर्की के रणनीतिक चालों का विश्लेषण कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि एर्दोगन की ये हरकतें किसी भी तरह से रक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि वो पूरी तरह से आक्रामक है। दोस्तों, अंकारा से आ रहे हर बयान का इजराइल में गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी एक विशेष टीम को सिर्फ तुर्की के सैन्य मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लगा दिया है। बोजाकुट की रिपोर्ट ने दरअसल उस सच्चाई पर मुहर लगा दी है जिसे दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक्स पहले से ही महसूस कर रहे थे। तुर्की मामलों के एक इजरायली एक्सपर्ट्स ने वाईनेट मीडिया को दिए अपने बयान में इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने रखा है। उनका मानना है कि एर्दोगन के इन बड़े और आक्रामक फैसलों के पीछे सिर्फ इजराइल से युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि अपनी सेना पर अपना खौफ कायम रखना भी है। तुर्की के इतिहास में कई बार सेना ने तख्ता पलट करने की कोशिश की है। 2016 में हुए तख्ता पलट के प्रयास ने एर्दोगन को भीतर तक हिला करके रख दिया था। उस घटना के बाद से उन्होंने सेना के उन सभी जनरलों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जो उनके लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन उनका डर आज भी खत्म नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि सेना के भीतर असंतोष सुलग रहा है। ऐसे में युद्ध का डर दिखा करके वो दरअसल देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे सेना को सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना पड़े और कोई भी बगावत करने की सोच भी ना पड़ सके। दोस्तों, एर्दोगन को आज भी अपनी सेना के कुछ गुटों से खतरा महसूस होता है। युद्ध का माहौल बना करके और आपातकालीन शक्तियां अपने हाथों में लेकर के वो दरअसल सेना की हर हरकत पर अपना पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां कोई भी उनके फैसलों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। दोस्तों, देश में डर का माहौल पैदा करके वो अपनी सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित करवाना चाहते हैं। जब देश पर बाहरी खतरे का साया होता है तो आम नागरिक भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। एर्दोगन इसी मनोविज्ञान का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। जो भी अखबार या चैनल सरकार की इन नीतियों पर सवाल उठाते हैं उन्हें रातों रात बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, तुर्की आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है और असली सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों के बीच में कैद हो चुकी है। लेकिन अगर हम इन सभी घटनाओं को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये साफ हो जाता है कि तुर्की एक साथ कई मोर्चों पर खुद को उलझा हुआ पा रहा है।
दोस्तों, एक तरफ वो भारत जैसे देश से दुश्मनी मोल ले चुका है, जिसके जवाब में भारत ने उसके पड़ोसियों को हथियारों से लैस करके उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ वो इजराइल जैसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक साथ इतने शक्तिशाली दुश्मनों को न्योता देना किसी भी देश के लिए विनाशकारी साबित होता है। तुर्की के कूटनीतिक रणनीतिकारों ने इन बातों का अंदाजा नहीं लगाया कि भारत और इजराइल अगर एक साथ आ गए तो तुर्की का क्या हश्र होगा। दोनों देशों के पास में न सिर्फ अत्याधुनिक हथियार हैं, बल्कि उनका खुफिया नेटवर्क्स भी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इजराइल की इस अति महत्वाकांक्षा ने तुर्की को एक ऐसे चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और इजराइल अगर इसको ठोकने पे आ गए तो क्या होगा? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।